अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन पढ़ ली थी और प्रिपरेशन के अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखें रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तीन तरह के, तीन टाइप्स के पढ़ाए जाते हैं। ये है कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप, जिसके इस H पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और इस H को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन शो करता है। अगर बाहर से कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो इस इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर सकता है, और इसको अगर रिप्लेस करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड शो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सबसे पहले जो रिएक्शन होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वो पूछेगा कौन इन्वॉल्व होता है, जी आपने कहना है हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। फिर वो पूछेगा जी अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो तो कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। अगर इस इलेक्ट्रोफाइल को निकालना है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक। हमारे सिलेबस में जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड के, उसमें सॉल्ट बनाए जाते हैं, तो वो उसे सॉल्ट फॉर्मेशन के रिएक्शंस भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास था जी कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली का मेंबर एसिटिक एसिड, और इस एसिटिक एसिड में आपने पुट कर दी अल्कली NaOH। तो इस अल्कली में ये जो सोडियम होगी इलेक्ट्रोफाइल होगी, और ये सोडियम इलेक्ट्रोफाइल इस H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करेगी। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरी इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करेगा। अच्छा जी, जैसे ही सोडियम इस H को निकालेगा इधर बनेगा CH3 COO Na। ये बना है सॉल्ट, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। इधर याद रखना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन जब सॉल्ट बनता है तो ऑक्सीजन और सोडियम का बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड। ये सॉल्ट आयोनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं, याद रखना। नेचर ऑफ बॉन्ड चेंज हो गई, इधर पोलर कोवलेंट बॉन्ड था जो आयोनिक बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। बाकी ये जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा H पॉजिटिव, ये इसके न्यूक्लियोफाइल OH से जुड़ेगा और बाय प्रोडक्ट बनाएगा वाटर। ये सबसे पहला रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, जो आपको पता होने चाहिए। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलेंगे, जिसमें सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। तो फिर लॉजिक ये भी हमें समझ आई कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस चल रहे होते हैं। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे को रिप्लेस किया। फिर आप इसमें पुट कर दो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट में ये सोडियम जो होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा, और ये इस H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करेगा, और इधर बनेगा सॉल्ट सोडियम एसीटेट, जिस सॉल्ट में आयोनिक बॉन्ड होगा। ये जो इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव निकलेगा ये इसकी H से जुड़ेगा। कार्बोनेट हमेशा ऑक्सीजन भी देता है, तो ये एक H ये दूसरा H और कार्बोनेट का ऑक्सीजन इधर मिलेगा और वाटर बनाएगा। और बड़ा सिंपल सा MCQs है, कार्बोनेट हमेशा कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आप रिएक्शन करवाएं बाइकार्बोनेट के साथ। बाइकार्बोनेट में अगर गौर से देखें तो जो आपको इलेक्ट्रोफाइल दिख रहे हैं वो दो इलेक्ट्रोफाइल हैं, सोडियम दो हैं। तो फिर ऐसे केस में आपको एसिटिक एसिड के भी इधर मोल्स लेने पड़ेंगे दो। जब दो मोल्स लोगे तो होगा ये कि एक सोडियम एक का हाइड्रोजन निकालेगी, दूसरी सोडियम दूसरे का, इधर दो फार्मूला यूनिट्स बनेंगे आयोनिक कंपाउंड सोडियम एसीटेट के। ये लें जी सॉल्ट बन गया जो कि आयोनिक कंपाउंड है जिसका नाम सोडियम एसीटेट है। दो मोल बने, क्यों? क्योंकि दो सोडियम थी। एक सोडियम ने एक का H निकाला, दूसरी ने दूसरी का H निकाला। अब जब इधर से ये दो H निकलेंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो वो कार्बोनेट की ऑक्सीजन से जुड़ के बनाएंगे वाटर। और कहीं पे भी कार्बोनेट हो तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब याद रखना कि सर ने एसिटिक एसिड के मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन पढ़ाए हैं,
लेकिन अल्कोहल्स की और फिनोल्स के नहीं पढ़ा है, क्योंकि अल्कोहल्स और फिनोल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करती। ये जहन में याद रखना, ठीक है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ कौन सा टेस्ट देती है, कौन सी चीज़ कौन सा रिएक्शन देती है, कौन सी चीज़ कौन सा नहीं देती। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बाइकार्बोनेट कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे पास अल्कोहल्स और फिनोल है वो रिएक्ट नहीं करते। उसके अलावा ज़ाहिर है वो रिएक्ट नहीं करते क्योंकि वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड इन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करते, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर लेते हैं। और लास्ट रिएक्शन जो आपने करना है सोडियम मेटल के साथ। अब सोडियम मेटल कितनी ली हैं? दो। एक सोडियम एक का हाइड्रोजन निकालेगी, दूसरी सोडियम दूसरे का हाइड्रोजन निकालेगी। इधर दो फार्मूला यूनिट्स बनेंगे आयोनिक कंपाउंड सोडियम एसीटेट के। वो जो दो हाइड्रोजन निकले हैं वो H पॉजिटिव की फॉर्म में निकले। उन H पॉजिटिव को ये सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन भी लूज करके देगी। ये सोडियम मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके एक ऐसे H पॉजिटिव को देगी, एक इस H पॉजिटिव को, और वो दोनों फिर H जो होंगे आपस में बॉन्ड बना के हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इधर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो सोडियम मेटल इलेक्ट्रोफाइल होगी। याद रखना शुरू में तो सोडियम मेटल न्यूट्रल फॉर्म में ली होगी, लेकिन जाहिर है सोडियम मेटल ने दो इलेक्ट्रॉन फिर लूज भी करने हैं। एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा सोडियम दूसरा इलेक्ट्रॉन। दो सोडियम आइंस बने हुए होंगे जो बेसिकली एक्ट कर रहे होंगे एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है सोडियम, सोडियम बेसिकली ऑक्सीडेशन कर रही है, वो दो इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन गेन करेंगे H पॉजिटिव आइन, और रिडक्शन करेंगे, फिर वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ये सारे होते हैं जी वो रिएक्शन जिनमें हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। इन सब में कार्बोक्साइल ग्रुप का OH बॉन्ड ब्रेक होता है, इन सब में सॉल्ट बनता है। इनमें से इन दो रिएक्शन को तो टेस्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स की फॉर्म में रिलीज हो रही होती है, ठीक है। और ये वाला लास्ट वाला जो रिएक्शन है ये इस बात का प्रूव है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर होती है, क्योंकि जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लाजमी रिलीज होती है। उसके अलावा अच्छा, उसके अलावा याद रखना इन पे स्टीशियोमेट्री के भी एमसीक्यूज बनेंगे। इन पे स्टीशियोमेट्री के भी एमसीक्यूज बनेंगे। वो आपको एमसीक्यूज में लिख के देगा कि बताओ 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनी थी, या फिर वो कहेगा 1 मोल हाइड्रोजन गैस कहेगा, या फिर कहेगा 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस बनी थी, या फिर वो कहेगा 6.02 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बने थे। इतने इतने मालिक्यूल्स बने थे हाइड्रोजन गैस के, या 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस, या 1 मोल। तो बताओ सोडियम कितने ग्राम लिया गया था? तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनती तब है जब सोडियम के मोल्स दो, और 2 मोल सोडियम में, सोडियम का मैस कितना होता है? एक सोडियम का 23 होगा, 2 मोल का मैस कितना बनेगा? 46 ग्राम। तो इस तरह वो एमसीक्यूज बनाएगा, स्टेटमेंट वो लिखेगा 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। हाइड्रोजन गैस 2 ग्राम बनी है। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम मेटल, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ सोडियम मेटल इज टेकन। तो बताएं सोडियम मेटल की कितनी अमाउंट ली गई थी? नीचे बबल फिल करना, सोडियम मेटल की अमाउंट ली गई थी 46 ग्राम। या फिर वो कहेगा हाउ मैनी मोल्स ऑफ सोडियम मेटल आर टेकन, तो आप कहना 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल आर टेकन। तो इस तरह इस पे स्टीशियोमेट्री के भी एमसीक्यूज बनते हैं इन रिएक्शन पे, जब पेपर अटैम्प्ट कर रहे होगे देखना। ये लें जी फर्स्ट कैटेगरी होगी कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन की। अच्छा, इस फर्स्ट कैटेगरी के बाद आपने करनी है जी, सेकंड कैटेगरी। और वो सेकंड कैटेगरी होगी जिसमें ये जो कार्बोक्साइल ग्रुप होता है, इस कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप का ये जो पूरा OH होता है, इस पूरे OH पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियोफाइल होता है, और बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आके इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड शो करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता ही है कि जी OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्साइल इज इन्वॉल्व, OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। अच्छा, वो एमसीक्यूज में पूछेगा जब ये OH न्यूक्लियोफाइल निकाला जाएगा तो बॉन्ड कौन सा कार्बोक्साइल का टूटेगा? कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड टूटेगा। जब इस OH को निकालना होगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। फिर याद रखना ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, इसमें प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, 4 डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं। सुनो कैसे बनाएंगे वो 4 डेरिवेटिव्स। याद रखना, कल या परसों लेक्चर में मैंने अल्कोहल्स के भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाए थे। जब वो रिएक्शन भी मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पढ़ाया जी था जी, आप ले सकते हैं थायोनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। आपको बताया था थायोनाइल क्लोराइड में ये क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल होता है, ये क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल होता है और ये इस OH न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। तो जी बनेगा R, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और जब ये OH न्यूक्लियोफाइल निकलेगा उसकी जगह क्लोरीन आके जुड़ेगा तो आपको बना हुआ मिलेगा एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को आप जी असाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये असाइल का ग्रुप होता है, असाइल का ग्रुप होता है। अच्छा, कॉमन सेंस की बाकी बातें होती हैं। अगर इधर से न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, ये OH न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव वाला निकल रहा है, न्यूक्लियोफाइल से हमेशा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा होता है। तो क्लोरीन ने जब इस न्यूक्लियोफाइल OH को निकाला था तो क्लोरीन फिर खुद जुड़ी किससे थी? असाइल इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ी थी। वो फिर बाकी कॉमन सेंस की बातें होती हैं, थोड़ा खुद इस तरह सोचना चाहिए। एक क्लोरीन ने एक OH को निकाल दिया, दूसरा क्लोरीन जो होगी ना वो इस OH के इस H पॉजिटिव से जुड़ेगी, दूसरी क्लोरीन इस OH के H पॉजिटिव से HCl बनेगा गैस की फॉर्म में। दोनों क्लोरीन निकल जाएंगी, अब उन दो क्लोरीन की जगह ये वाली ऑक्सीजन आके सल्फर से डबल बॉन्ड बनाएगी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये रिएक्शन हुआ है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस बाकी खेल आर का होगा। आर वो इधर CH3 दे तो इधर CH3 होगा, एसिटाइल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, जैसे एथनोइल क्लोराइड भी बोलते हैं आईयूपैक सिस्टम में। तो फिर वो आर वाले खेल खुद खेलने आने चाहिए। आपको एक दफ़ा जनरल रिएक्शन पता लग जाए ना, तो बाकी बंदा खुद थोड़ा बहुत हैंडल करना सीख जाता है। फिर PCl5, PCl5 भी बिल्कुल वैसे बिहेवियर शो करता है जैसे थायोनाइल क्लोराइड। एक क्लोरीन इस एक OH को निकालेगी और बनाएगी असाइल क्लोराइड, दूसरी क्लोरीन OH के H से जुड़ेगी और बनाएगी HCl गैस। इधर से टोटल दो क्लोरीन निकली, उन दो क्लोरीन की जगह ऑक्सीजन आके डबल बॉन्ड बनाएगा और फास्फोराइल क्लोराइड बनेगा, POCl3 बनेगा। तो इधर HCl बना था, इधर भी HCl गैस है, इधर सल्फर डाइऑक्साइड था लेकिन इधर POCl3 है। बाकी डेरिवेटिव सेम ही बने, इन दोनों मेथड में सेम ही डेरिवेटिव मैंने बना के दिखाए हैं, और वो डेरिवेटिव बना के दिखाए हैं आपको एसिड हलाइड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन से डेरिवेटिव बना के दिखाए हैं? एसिड हलाइड। तो MCQs में अगर पूछे एसिड हलाइड कितने तरीकों से बन सकता है, इन दोनों तरीकों से बन सकता है। उसके बाद अगर आप रिएक्शन करवाएं अमोनिया के साथ, अमोनिया का रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगा, इससे भी MCQs पूछे जाने के काफ़ी चांसेस होते हैं, क्योंकि ये 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। स्टेप 1 में अमोनिया के अंदर मौजूद होता है अमाइन एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये अमाइन अंदर मौजूद होगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये अमाइन न्यूक्लियोफाइल OH न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा और बनाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक स्टेप आना है, मिस हुआ एक स्टेप। अच्छा, सबसे पहले ये होता है कि अमोनिया जो होता है, अमोनिया अपना लोन पेयर सबसे पहले डोनेट करता है इस H पॉजिटिव को। अमोनिया अपना लोन पेयर इस H पॉजिटिव को डोनेट करके पहले इंटरमीडिएट एक बनाता है। ये ऑक्सीजन तो वैसे का वैसे लिखेंगे, जब अमोनिया अपना लोन पेयर इस H पॉजिटिव को डोनेट करेगा तो इधर बनेगा NH4, ये NH3 और ये H NH4, और जब अमोनिया लोन पेयर डोनेट करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये जो 7 ऑक्सीजन होगी इस पे ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये बनता है इंटरमीडिएट बनता है। ये होता है जी अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस अमोनियम सॉल्ट को करते हैं, हीट देते हैं इसको, सेकंड स्टेप बनता है। जब हीट देते हैं तो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। वो इस तरीके से एलिमिनेट होता है कि इधर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके H2O बना के डिहाइड्रेट हो जाते हैं। हीट दिया ना, वाटर एलिमिनेट होता है, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर जब 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलेंगे तो इधर NH2 ग्रुप बच जाएगा, मतलब अमाइन ग्रुप, ये वाला अमाइन न्यूक्लियोफाइल जो था अमाइन,
वो बचा हुआ इधर दिखाई देता है। तो OH न्यूक्लियोफाइल को अमाइन न्यूक्लियोफाइल NH2 ने निकाल दिया और ये बने एसिड अमाइड्स, एसिड अमाइड बने। एमसीक्यूज याद रखना, जब भी कार्बोनाइल ग्रुप को अमाइनो ग्रुप से जोड़ते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप को अमाइनो ग्रुप से, तो अमाइड का फंक्शनल ग्रुप बनता है। कार्बोनाइल व्हेनेवर ज्वाइंड विथ अमाइन फॉर्म अमाइड फंक्शनल ग्रुप। ये 2 स्टेप का रिएक्शन होता है और ये इंटरमीडिएट सॉल्ट होता है जिसको हीट किया जाता है। ये एमसीक्यूज याद रखना, आएगा, चांसेस होते हैं इसके आने के। ये कितने हो गए जी? ऊपर एसिड हलाइड बनाए हैं, अब एसिड अमाइड बना दिए हैं। उसके बाद अगर आप पुट कर दें जी कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड के ही मालिक्यूल मौजूद हों, उसमें आप पुट कर दें डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, और जब भी डिहाइड्रेशन करवानी हो ना, हीट देनी पड़ती है। वाटर मालिक्यूल आमतौर पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गौर करो, जहां जहां वाटर मालिक्यूल एलिमिनेट करवाता है लिखा हुआ होता है हीट देनी है। अच्छा, होता ये है कि ये होगा पूरा का पूरा कार्बोक्सिलेट न्यूक्लियोफाइल, आर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बोक्सिलेट न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इस OH न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। तो सुनो फिर, असाइल ग्रुप आर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन असाइल ग्रुप। अच्छा, इसका OH निकलेगा और ये कार्बोक्सिलेट आयन आके जुड़ेगा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन ये वाला, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और उसके साथ आर था, ये आ गया आर। ये बना है जी एसिड अनहाइड्राइड। अच्छा, जब इसका OH निकलेगा वो OH इस वाले के H पॉजिटिव से जुड़ेगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का न्यूक्लियोफाइल OH इसके H पॉजिटिव से जुड़ेगा, बाय प्रोडक्ट बनेगा H2O। ये भी डिहाइड्रेशन हुए, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है। अगर आपने इधर एसिटिक एसिड लिया तो इसे बोलेंगे एसिटिक अनहाइड्राइड, प्रोपानोइक एसिड लिया तो इसे बोलेंगे प्रोपानोइक एसिड अनहाइड्राइड, प्रोपाविनिक अनहाइड्राइड बोलेंगे। तो जो एसिड लोगे उस हिसाब से बनेगा। और लास्ट डेरिवेटिव जो होता है वो होता है जी, आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लें और स्टेरिफिकेशन करवाएं। जब भी एस्टर का फंक्शनल ग्रुप बनाना हो तो एमसीक्यूज में याद रखना, कार्बोक्साइल को हमेशा अल्कोहल के ग्रुप से जोड़ते हैं। कार्बोक्साइल जब भी अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप बनता है। अल्कोहल में न्यूक्लियोफाइल होगा ये एल्क ऑक्साइड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्क ऑक्साइड। ये एल्क ऑक्साइड न्यूक्लियोफाइल जो होगा OH न्यूक्लियोफाइल को ब्रेक करे, निकालेगा, रिप्लेस करेगा। ये आ गया असाइल, ये रहा असाइल, OH को निकालेगा एल्क ऑक्साइड, ये लें जी एल्क ऑक्साइड आके जुड़ गया, ये एल्क ऑक्साइड। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH होगा वो इस अल्कोहल के H पॉजिटिव से जुड़ेगा, बाय प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला एमसीक्यूज मैंने पहले भी आपको बताए हैं, वो आपसे पूछेगा स्टेरिफिकेशन में जो वाटर बनता है, वाटर का H पॉजिटिव कौन देता है, तो आपने कहना है अल्कोहल देता है। वाटर का OH वो कहेगा कौन देता है, तो आपने कहना है कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। वो पूछेगा अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है। रिएक्शन कौन सा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। लें जी, मैंने सारे आपको बना के दिखाए कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। एक बनाया था एसिड हलाइड, फिर बना के दिखाया एसिड अमाइड, फिर बना के दिखाया एसिड अनहाइड्राइड, फिर बना के दिखाया अपना एस्टर। 4 ही हैं बस डेरिवेटिव, उनके अलावा और कोई डेरिवेटिव नहीं है। इन डेरिवेटिव के फर्दर रिएक्शन नहीं है सिलेबस में, बस आपको ये पता होने चाहिए डेरिवेटिव इस तरीके से सर ने बना के दिखाए थे। और अगर कुछ आपको पता होना चाहिए तो इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पता होना चाहिए। हालांकि सिलेबस में उसने नहीं लिखा जी कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव हैं उनको फर्दर डिस्कस करें, लेकिन वो एग्जामिनर ने प्रीवियस पेपर उठाए हैं, उसमें एक जगह ना उसने एमसीक्यूज दिया हुआ है जी। हालांकि सिलेबस में नहीं बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स को फर्दर डिस्कस करो, उनकी रिएक्टिविटीज, उनके रिएक्शन, लेकिन उनकी रिएक्टिविटी पे एमसीक्यूज आया हुआ था कि बताएं कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो सबसे ज़्यादा याद रखना है एसिड हलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, बुक में वैसे मैंने अपनी बुक में रीज़न भी इसकी लिखी थी कि क्यों ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि हलाइड ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होता है। वो इस हलाइड ग्रुप जो होता है इस कार्बन का चार्ज खींचता है, इस कार्बोनाइल का कार्बन का चार्ज हलाइड ग्रुप अपनी तरफ खींचता है। जब इसका नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग जाएगा। हलाइड
ये हेलोजन जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन का काफी चार्ज, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींच लेता है। कार्बन पे कौन सा चार्ज बढ़ना शुरू हो जाता है? पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव वाली कार्बन पे बाहर से निकली फाइल तेजी से अटैक करना शुरू कर देते हैं और एसिड हलाइड की रिएक्टिविटी बड़ी बढ़ जाती है। फिर एसिड हलाइड के बाद होता है जी रिएक्टिविटी एसिड अनहाइड्राइड की। एसिड अनहाइड्राइड की। फिर रिएक्टिविटी होती है एस्टर की। फिर एमसीक्यूज आया था कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा डेरिवेटिव होता है जिसकी रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के इक्वल ही होती है। एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों की रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है और लीस्ट रिएक्टिव होता है एसिड अमाइड। लीस्ट रिएक्टिव होता है एसिड अमाइड। वो अमाइड लीस्ट रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि अमाइनो ग्रुप जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, विदड्राइंग नहीं। हेलोजन तो विदड्राइंग था, नेगेटिव चार्ज खींच रहा था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ये अपना नेगेटिव चार्ज कार्बन को डोनेट करता है और कार्बन का पॉजिटिव कम कर देता है। ये अपना नेगेटिव कार्बन को डोनेट करता है और कार्बन को नेगेटिव देके कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम करवा देता है। क्योंकि इसका नेगेटिव इसके कुछ पॉजिटिव न्यूट्रलाइज कर देगा तो कार्बन का कुछ पॉजिटिव कम हो जाएगा। अगर कार्बन का पॉजिटिव कम हो जाए तो न्यूक्लियोफाइल फिर इस कार्बन पे कम अटैक कर रहे होते हैं और रिएक्टिविटी जरा कम हो जाती है। अब याद रखना कि सर ने ये रिएक्टिविटी का तो ऑर्डर लिख के हमें दे दिया था, स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसका इनवर्स होगा। ऐसे ही है ना, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर एमसीक्यूज आए कि मोस्ट स्टेबल कौन होता है, जो लीस्ट रिएक्टिव होगा, जो सबसे कम रिएक्टिव होता है अमाइड वाला, वो सबसे ज्यादा फिर स्टेबल भी होता है। जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो इन पे एमसीक्यूज बनने के चांसेस हैं रिएक्टिविटी के, और इनकी स्टेबिलिटी के एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं, तो वो फिर आपने करनी है। उसके बाद लास्ट जो रिएक्शन आपने करने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो आपने करने हैं जी। अब वो रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ये पूरा कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो थर्ड वो रिएक्शन होंगे जिनमें कार्बोक्साइल ग्रुप एज अ होल इन्वॉल्व, एज अ होल इन्वॉल्व। अच्छा, इन रिएक्शंस में इनमें याद रखना है, इसमें पढ़ाई जाती है रिडक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दो तरह की रिडक्शन है, गौर से वो रिडक्शन सुन लेना, एमसीक्यूज में वो दोनों कैटेगरीज पूछी जाएंगी आपसे। सबसे पहले वो पूछेगा जी कि कार्बोक्सिलिक एसिड की पार्शियल रिडक्शन कैसे करवाते हैं। अगर वो बोले पार्शियल रिडक्शन, मैं मतलब भी बता देता हूँ पार्शियल का। अगर वो बोले पार्शियल तो आपने कहना है पार्शियल रिडक्शन के लिए कंप्लीट कंपेरेटिवली वीक रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इधर प्रोड्यूस करके देता है 4 नेसेंट हाइड्रोजन। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रोड्यूस करके देता है 4 नेसेंट हाइड्रोजन। 4 में से 2 आके ऐड होते हैं ऑक्सीजन पे, 2 आके ऐड होते हैं कार्बन पे, दरमियान में से डबल बॉन्ड टूट जाता है और आर और सी, इस सी के साथ 2 हाइड्रोजन आके जुड़े हैं, बनेगा CH2 और होगा OH, और 2 हाइड्रोजन जो ऊपर ऑक्सीजन से जुड़े थे वो बाय प्रोडक्ट बनाएंगे वाटर। और पार्शियल रिडक्शन इसे इस सेंस में भी बोलते हैं। याद रखें, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी। आप गौर से देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 ऑक्सीजन थे लेकिन 2 में से सिर्फ एक निकला है, एक अभी भी उसके पास मौजूद है। इस सेंस में भी आप याद रख सकते हो कि ये पार्शियल रिडक्शन है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 ऑक्सीजन थे, 2 में से एक निकले है और एक अभी भी मौजूद है, तो सारी ऑक्सीजन अभी रिमूव नहीं हुई, तो इसका मतलब है कंप्लीटली रिडक्शन नहीं हुई, पार्शियल रिडक्शन हुई। पार्शियल रिडक्शन में वो आपसे पूछेगा कि बताओ ये कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप किस ग्रुप में कन्वर्ट होता है, तो आपने कहना है कार्बोनाइल ग्रुप कन्वर्ट होता है मिथाइलिन ग्रुप CH2 में। फिर वो कहेगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड की पार्शियल रिडक्शन करवाते हैं क्या बनते हैं, आप कहेंगे हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के इधर बन सकते हैं जी अल्कोहल्स बनाते हैं, अल्कोहल्स, अल्कोहल्स बनते हैं। बस अगर अब वो इधर H ले तो इधर भी H की आर की जगह H ले तो आर की जगह H लिख देना और मिथाइल अल्कोहल बनेगा। आर की जगह H होने का मतलब है ये होगा फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड इधर मिथाइल अल्कोहल बनाएगा।
आर की जगह CH3 ले, मतलब एसिटिक एसिड, तो इधर आर की जगह CH3 मतलब इथाइल अल्कोहल। तो एमसीक्यूज याद रखना हो, कहेगा पार्शियल रिडक्शन करवानी हो क्या यूज करें, आप कहना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो नेसेंट हाइड्रोजन देता है, दो नेसेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, दो कार्बन से, और ये कार्बोनाइल का ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है मिथाइलिन के ग्रुप में। सारी ऑक्सीजन नहीं निकल पाई, एक ऑक्सीजन निकली है, इस वजह से इसे पार्शियल रिडक्शन बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, ये बात फिक्स है, अल्कोहल्स में कन्वर्ट होता है। उसके बाद वो पूछेगा जी बताओ कंप्लीट रिडक्शन कैसे करवाएं। तो आप कहना कंप्लीट रिडक्शन करवाने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, जो कि हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, और कैटलिस्ट होता है रेड फास्फोरस। इस RED का मतलब रिडक्शन ही होगा, रेड फास्फोरस लेते हैं, रेड फास्फोरस। तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अपनी बुक में मैंने एक लिखा है अल्फा यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अल्फा यूनिट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने सबकी स्ट्रेंथ लिखी है, कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कौन वीक, कौन अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कौन वीक होते हैं। फ्लोशीट डायग्राम्स बने हुए हैं, उस अल्फा यूनिट को ज़रा नज़र मार लेना, काफ़ी चीज़ें उसमें से आपको पता लग जाएंगी। अब सुने जी ये रिडक्शन होती कैसे है। सबसे पहले तो होता ये है जी, ये होती है कंप्लीट रिडक्शन, और इस कंप्लीट रिडक्शन में सारे ऑक्सीजन रिमूव होते हैं। ऊपर वाले ऑक्सीजन दो बॉन्ड तोड़ती है, और ये वाला ऑक्सीजन एक बॉन्ड। कितने बॉन्ड इस कार्बन के टूटे हैं, तीन, तो वो तीन बॉन्ड आगे इधर से तीन हाइड्रोजन बनाती है इस कार्बन के साथ, और इधर बनता है RCH3। और फिर एमसीक्यूज बनता है कि बताएं कार्बोनाइल ग्रुप किस ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है कंप्लीट रिडक्शन में, तो हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप में। ऊपर मिथाइलिन था, इधर मिथाइल बनता है कंप्लीट रिडक्शन में। तीन हाइड्रोजन इस कार्बन पे आके जुड़े हैं। अच्छा, छः में से तीन तो आ गए, बाकी छः में से कितनी हाइड्रोजन बची हुई होंगी, तीन। उस तीन में से दो आके ऐड होती हैं हाइड्रोजन पे, एक आके ऐड होती है इस OH पे। OH H से जुड़ेगा वाटर बनेगा, OH H से जुड़ेगा वाटर, और फिर ये दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेंगी, एक और वाटर बनेगा। ये लें जी, सारी की सारी ऑक्सीजन आ गई हम इधर, सारी की सारी आके जुड़ गई हाइड्रोजन, और सारी ऑक्सीजन निकल गई हैं, जितनी ऑक्सीजन से निकल गई हैं कंप्लीट रिडक्शन बोलेंगे। तो छः में से तीन आके जुड़ी हैं कार्बन पे, एक आके जुड़ी है OH पे, और दो आके जुड़ी ऑक्सीजन पे, छः OH, छः हाइड्रोजन यूज हो गए। बाकी इधर छः बची हुई होंगी आयोडीन, वो छः आयोडीन बनाती हैं तीन आयोडीन के मालिक्यूल्स। ठीक है, तो इधर इस सेंस में रिडक्शन समझना आसान है, और वो टीचर समझाई, हालांकि इस सेंस में भी जा सकती है। आयोडीन था, आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज करके ऑक्सीडेशन करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन फिर वो गेन करते हैं, गेन करके रिडक्शन करते हैं, तो फलां फलां वो सारी बातें भी समझाई जा सकती हैं। लेकिन ये तरीका थोड़ा और आसान है, बच्चों के जहन में याद रह जाता है कि सर ने कहा था कंप्लीट रिडक्शन में सारी ऑक्सीजन निकालनी है। सारी ऑक्सीजन निकलेंगी और कार्बोनाइल ग्रुप मिथाइल में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन निकल के सारे वाटर बनाएंगे, और इधर की आयोडीन, तीन आयोडीन ये छह आयोडीन जो होंगी तीन आयोडीन के मालिक्यूल बना देंगी। ठीक है, तो इस सेंस में भी चीज़ों को याद रख लेना, और ये रेड फास्फोरस लिखा हुआ है भूल मत जाना। हाँ, कंप्लीट रिडक्शन में याद रखना हमेशा अल्केन्स बनाए जाते हैं, ये अल्केन्स की प्रिपरेशन का मेथड है। तो इसका मतलब है कंप्लीट रिडक्शन में अल्केन्स बनते हैं, और पार्शियल रिडक्शन में क्या बनाए जाते हैं, अल्कोहल्स बनाए जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। ये थे जी सारे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इन रिएक्शंस के बाद आपने करनी है जी, आपने करने हैं जी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिससे अच्छे खासे MCQs आने के चांसेस हैं। आपने जी एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए बुक में लिखी गई है डायग्राम पकड़ लेनी है, कि सर ने बुक में एक डायग्राम बनाई हुई है ठीक सी। ये एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप। अभी बताता हूँ MCQs बना के ना। एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, डायरेक्टली टू मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इनवर्सली टू ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। Acidic strength directly proportional to number of halogens atom, directly to electronegativity of halogen atom, inversely to distance of halogen atom from carboxyl group। MCQs बनाता हूँ, ज़रा इन बातों को अप्लाई करके बताता हूँ कि ये बातें कैसे अप्लाई होंगी, सुनना। लेट से मैंने जी MCQs का एक ऑप्शन लिखा, आपको मैंने लिख के दिया जी, ये है हम्म ये है फ्लोरो एसिटिक एसिड,
ये है जी क्लोरो एसिटिक एसिड। नाम भी जहन में बिठाते जाना, ज़रूरी नहीं एमसीक्यूज में स्ट्रक्चर या फार्मूले लिखे हों, उसकी मर्जी वो नाम लिख दे, तो आपको नाम भी पता होने चाहिए। तो हर तरीके से आपको ना स्ट्रक्चर को रीड करना आना चाहिए। आईयूपैक नेम हो, कॉमन नेम हो, स्ट्रक्चर बजाते खुद लिखा हो, तो आप सुनो गौर से मेरी बात। वो पूछेगा जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा। या फिर वो पूछेगा मैक्सिमम एसिडिक करेक्टर किसका होगा, मैक्सिमम एसिडिक करेक्टर किसका होगा। या फिर वो कहेगा मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। या फिर वो कहेगा मैक्सिमम एच पॉजिटिव आयंस कौन बनाएगा। या फिर वो कहेगा मिनिमम पीएच किसकी होगी। या फिर वो कहेगा मैक्सिमम के वैल्यू किसकी होगी। या फिर वो कहेगा मिनिमम के वैल्यू किसकी होगी, पीके वैल्यू, के मैक्सिमम और पीके मिनिमम। तो सुनो ये बातें मैं काफ़ी दिनों से समझा रहा हूँ। जो एसिड सबसे स्ट्रांग होता है ना, वो सबसे ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन बनाता है। एच पॉजिटिव आयन ज़्यादा बनाएगा तो पीएच सबसे कम हो जाएगी। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसकी के की वैल्यू मैक्सिमम होती है, लेकिन उसकी पीके की वैल्यू मिनिमम होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है कि जिसकी एसिडिक करेक्टर मैक्सिमम हो या एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो। ये डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं, तो सुनो। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। फ्लोरीन कार्बन से चार्ज खींचेगा, कार्बन सात वालों से चार्ज खींचेगा, सात वाले और सात वालों से। तो होगा ये कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से फ्लोरीन इन नेबरिंग एटम से सारा चार्ज खींचेगा अपनी तरफ। फ्लोरीन पे बहुत ज़्यादा आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। और फ्लोरीन जब अपने नेबरिंग एटम से चार्ज खींचता खींचता अपने पास लेके आता है, तो आखिर में मौजूद हाइड्रोजन पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ जाता है। मतलब सेंस ये है, फ्लोरीन ने कार्बन से खींचा होगा, इस कार्बन ने सात वाली कार्बन से, उस सात वाली कार्बन ने ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से चार्ज खींचा होगा। तो सारा चार्ज का फ्लो होगा फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन हाईली बन जाएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन बन जाएगा हाईली पार्शियल पॉजिटिव। और बड़ी सादा सी बात है, हाइड्रोजन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाए ना, हाइड्रोजन उतना ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। उसकी हेट्रोलेटिक क्लेवेज के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाते हैं। हाइड्रोजन पे जितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए ना, हाइड्रोजन उतना ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, उसकी हेट्रोलेटिक क्लेवेज के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाते हैं और वो उतना ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा वो अल्फा होगा इसमें। तो इसका मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम के। ठीक है। अच्छा फिर अगर मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी है तो मिनिमम जहर आयोडीन की होगी। फिर ऑर्डर भी लिखने आने चाहिए कि अल्फा की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी बीटा से, बीटा की ज़्यादा चार्ली से और चार्ली की ज़्यादा डेल्टा से। मैक्सिमम का एमसीक्यूज, मिनिमम का एमसीक्यूज, ऑर्डर का एमसीक्यूज। और फिर उसके ये बीच में हरकतें हैं जी, एच एच पॉजिटिव ज़्यादा कौन बनाएगा, पीएच कम किसकी, के मैक्सिमम किसकी, पीके कम किसकी। इस तरह की कहानियाँ उसने फिर बनानी होती हैं एमसीक्यूज में, तो वो फिर समझ जाना। उसके बाद लेट से वो आपको लिख के देगा जी कि ये रहा एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का एक हाइड्रोजन निकाला, बनाया क्लोरो एसिटिक एसिड। दो दो हाइड्रोजन निकाले और बनाया डाई क्लोरो एसिटिक एसिड। तीन हाइड्रोजन निकाले और बना तीन हाइड्रोजन निकाल के तीन क्लोरीन जोड़े और बनाया ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। और बड़ी सिंपल सी बात वो पूछेगा, बताओ जी मैक्सिमम एसिड इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है। तो एक क्लोरीन भी नेबरिंग कार्बन का चार्ज खींचेगा, दूसरा क्लोरीन भी नेबरिंग एटम का चार्ज खींचेगा, तीसरा क्लोरीन भी। तो जब पहला क्लोरीन चार्ज खींचेगा हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, दूसरा क्लोरीन भी नेबरिंग का चार्ज खींच के हाइड्रोजन का पॉजिटिव और बढ़ाएगा, तीसरा क्लोरीन भी नेबरिंग का चार्ज खींच के हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और बढ़ाएगा। तो हाइड्रोजन पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाए हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा क्लोरीन होंगी वो नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा अपनी तरफ खींचेंगी और हाइड्रोजन पे उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवाएंगी। और मोस्ट एसिडिक, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिड वो बनेगा जिसमें हेलोजन ज़्यादा हो। और वही पॉइंट इधर मैंने लिखा हुआ था कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अगर ज़्यादा हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। हेलोजन एटम अगर ज़्यादा जुड़े हों, तीन हेलोजन होंगे तो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, दो हेलोजन होंगे तो कम, एक हेलोजन होगा और कम। और अगर
जीरो हेलोजन होंगे जैसे कि एसिटिक एसिड में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ और भी कम हो जाएगी। ऑर्डर लिखना चाहो तो बस लिख लेना कि सबसे ज़्यादा एसिडिक डेल्टा होगा, डेल्टा के बाद एसिडिक चार्ली होगा, चार्ली के बाद बीटा होगा, बीटा के बाद अल्फा होगा। वो एमसीक्यूज यूं भी बना सकता है, वो कहेगा जी क्लोरो एसिटिक एसिड है, फिर वो कहेगा जी क्लोरोप्रोपायोनिक एसिड है, फिर वो कहेगा जी क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड है, और लेट से आखिर में दे देगा मुझे, वो कह देगा जी क्लोरो पेंटानोइक एसिड है। ये लो जी क्लोरो पेंटानोइक एसिड। वो कहेगा सबसे ज्यादा एसिड की स्ट्रेंथ किसकी, हाइड्रोजन का अगर क्लोरीन से डिस्टेंस कम हो, जो कि क्लोरो एसिटिक एसिड में कम होता है, तो क्लोरीन हाइड्रोजन से चार्ज भी ज्यादा खींच लेता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट भी ज्यादा करवा देता है। अगर क्लोरीन का हाइड्रोजन से डिस्टेंस बढ़ता जाए, तो इस क्लोरीन का हाइड्रोजन पे इफेक्ट कम पड़ता जाता है, वो हाइड्रोजन से ज्यादा चार्ज नहीं खींच पाता और हाइड्रोजन पे ज्यादा पॉजिटिव नहीं जनरेट करवाता। तो क्लोरीन का जितना हाइड्रोजन से कम डिस्टेंस होगा, वो हाइड्रोजन से उतना नेगेटिव चार्ज खींच के हाइड्रोजन पे उतना पॉजिटिव जनरेट, सॉरी, उतना हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवाएगा और उतना उसको उतना एसिडिक बना देगा। तो इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ हेलोजन फ्रॉम हाइड्रोजन अगर कम हो, हेलोजन का हाइड्रोजन से डिस्टेंस अगर कम हो, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। और वही बात मैंने इधर लिखी हुई थी कि अगर डिस्टेंस ऑफ हेलोजन फ्रॉम कार्बोक्साइल ग्रुप अगर होगा कम, तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद वो आपसे पूछ लेगा जी कि फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक के बाद एसिटिक एसिड है, एसिडिक एसिड के बाद प्रोपायोनिक एसिड है, और ब्यूटानोइक एसिड है। वही एसिड्स लिखेगा, कहेगा दसो जी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कौन है। स्ट्रॉन्ग एसिड की गल छड्डो, वो बाद में करते हैं, पहले वीक एसिड देखो जरा। होगा ये कि इधर अल्काइल ग्रुप है बड़ा, अल्काइल आर का साइज है ग्रेटर, या फिर कह लो उसमें कार्बन क्या है ग्रेटर, तो उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी क्या होगा, ग्रेटर। अल्काइल ग्रुप मैंने कई दफा पढ़ाया हुआ है कि अल्काइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। अल्काइल ग्रुप का साइज जितना बड़ा, उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होता है। अब होगा ये इधर हाइड्रोजन पे होगा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, लेकिन चूंकि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये अपना नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ डोनेट करेगा, और जब ये अपना नेगेटिव इस पॉजिटिव को देगा, तो पॉजिटिव तो न्यूट्रलाइज होकर कम होने लग जाएगा। जब ये अल्काइल ग्रुप अपना नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पॉजिटिव की तरफ डोनेट करेगा, तो अपने नेगेटिव के जरिए इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा और पॉजिटिव कम होने लग जाएगा। अब पॉजिटिव कम होते होते पॉजिटिव बहुत कम हो जाएगा और ये हाइड्रोजन बहुत कम एसिडिक हो जाएगी, तो ये बनेगा सबसे वीक एसिड। तो सबसे वीक एसिड कौन हुआ, जिसमें अल्काइल ग्रुप बढ़ा। तो याद रखना सर ने कहा था, जिसमें जिसमें साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप होगा बड़ा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी छोट कम, इनवर्सली का रिलेशन। जिसमें अल्काइल ग्रुप का साइज हो ग्रेटर, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि वो बड़ा अल्काइल ग्रुप अपना नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव हाइड्रोजन को देके हाइड्रोजन का पॉजिटिव न्यूट्रलाइज कर देगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव कम हो जाएगा, तो वो कम एसिडिक हो जाएगी। तो इधर इनवर्सली का फिर रिलेशन बनेगा। तो अगर ये लीस्ट एसिडिक मैं समझा रहा हूँ, ये लीस्ट एसिडिक है, तो जाहिर है मोस्ट एसिडिक कौन होगी, अल्फा, क्योंकि उसमें अल्काइल ग्रुप है ही नहीं सिरे से। जाहिर अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट भी नहीं होगा, और इधर हाइड्रोजन पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज ठहरा हुआ होगा, और वो पॉजिटिव चार्ज कम करवाने के लिए कोई साथ अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, तो ये मोस्ट एसिडिक बनेगा। और उसके अलावा वो आपको दे देगा जी, वो आपको कहेगा कि इनमें बता दें कौन ज़्यादा एसिडिक है, कि फार्मिक एसिड हो गया उस वो ज़्यादा एसिडिक है, एसिडिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, या फिर वो कहेगा जी ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, या फिर वो आपसे कहेगा जी लेट से सारों की एसिडिक स्ट्रेंथ सेम है। तो आप कहना जी जिसमें कार्बोक्साइल ग्रुप ज़्यादा होते हैं, जो कि बाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कि प्रोटॉन भी ज़्यादा डोनेट करेगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसकी एच पॉजिटिव आयन भी ज़्यादा बनेंगे, इसकी पीएच कम निकलेगी।
इसकी के की वैल्यू ज़्यादा होगी और पीके की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस सेंस में आपने बातें ये समझानी है। तो इस तरह के एमसीक्यूज इसमें आ रहे होंगे, ये एमसीक्यूज आपने डील करने हैं। यही एमसीक्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो इन पे नज़र रख लेना। और बस ही कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने कल प्रिपरेशन मेरे ख्याल में पढ़ा दी है, प्रिपरेशन हो गई थी कल, रिएक्शंस भी हो गए कल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई थी, एसिड की स्ट्रेंथ भी हो गई। तो ये वो सारी बलाएँ हैं जो आपको एमसीक्यूज में हैंडल करनी पड़ेंगी कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड। और अब हम शुरू करेंगे जी, क्या रह गया था हमारा सिलेबस में, अल्डिहाइड और कीटोन रह गया था। अल्डिहाइड और कीटोन रह गया है। चलो देखो भी अल्डिहाइड और कीटोन शुरू करें। अच्छा सुनो, कुछ बेसिक बातें वो सुन लो, अब मैं क्या लिखने पे टाइम लगाऊं। अल्डिहाइड और कीटोन में याद रखना कॉमन कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप। ज्यादातर जहाँ पे लफ्ज यूज हो ना कार्बोनाइल कंपाउंड्स, वो रेफर कर रहा होता है अल्डिहाइड और कीटोन की तरफ, ज्यादातर जब कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोलता है तो अल्डिहाइड कीटोन में ये कॉमन होता है। इस कार्बोनाइल कंपाउंड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना 3.5, कार्बन की होती है 2.5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है 1। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये पोलर नेचर का होता है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड बना होता है और एक पाई बॉन्ड बना हुआ होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसकी इस कार्बन की sp2 होती है, ना सिर्फ इस कार्बन की बल्कि ऊपर मौजूद ऑक्सीजन जिस पे 2 लोन पेयर भी होंगे, उस ऊपर मौजूद ऑक्सीजन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगी और उस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर भी होंगे, ठीक है। बाकी जनरल बता रहा हूँ, बगैर किसी एक्सेप्शनल केस के जनरल बता रहा हूँ कि इधर दरमियान का बॉन्ड एंगल जो होता है 120 का होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जनरल होता है। हालांकि आज तक एमडी कैट में फिर इसका एक्सेप्शनल केस कोई आया नहीं है, हालांकि केपीके में डिस्कस हो रहे होते हैं तो केपीके का स्टूडेंट फिर पूछना शुरू कर देता है जी सर एक्सेप्शनल केस है कि नहीं। वो एमडी कैट में आज तक पूछना नहीं गया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जनरल बस याद रखो 120 होता है। अच्छा अल्डिहाइड में याद रखें कार्बोनाइल ग्रुप की एक तरफ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इस अल्डिहाइड के पूरे फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं फॉर्माइल ग्रुप। तो कहीं फॉर्माइल लिखा हुआ है तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप का बात हो रही होती है। अच्छा उसके अलावा कीटोन जो होता है, कीटोन में आपको पता होगा दोनों साइड पे अल्काइल होता है, अगर वो अल्काइल सेम हो तो उसे सिमेट्रिकल कीटोन बोलते हैं, अगर दोनों साइड वाले अल्काइल डिफरेंट हो तो उसे एसिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल कीटोन बोल रहे होते हैं। तो ये कुछ बेसिक है, बेसिक बच्चे को वैसे ही पता लग जाती है, इस पर अब मैं क्या डिस्कशन करूं। तो बेसिक आपने याद रखनी है, ठीक है। असल कहानी फिर शुरू होगी जी अल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन से। अल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रिपरेशन से। अच्छा प्रिपरेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक बात याद रखना, अब मैं इधर तो नहीं पढ़ा रहा लेकिन मैं पढ़ा चुका हूँ ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन। आपको ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन में मैंने प्रॉपरली समझाया था अल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनते हैं, एमसीक्यूज भी बताए। तो ये बातें मत भूल जाना कि जब आप टेस्ट दे रहे हो फर्ज कर लो बैठ के अल्डिहाइड और कीटोन का, अब आप कहो जी सर अल्डिहाइड और कीटोन में ओजोनलाइसिस तो था ही नहीं, तो भाई ओजोनलाइसिस मैंने पढ़ाया नहीं अल्कीन में आपको। तो जो एक फैमिली के रिएक्शन होते हैं वो किसी दूसरी फैमिली की प्रिपरेशन भी तो होते हैं, वो उस फैमिली में पूछे जा सकते हैं, तो उसमें फिर घबराने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो चीज़ें पता ही होनी चाहिए। वैसे भी जब आप एमडी कैट का पेपर देने जाएंगे एज अ होल आपने सारी चीज़ें तैयार की हुई होंगी, तो फिर वो चीज़ों को कनेक्ट करना आना चाहिए। अच्छा जी उसके बाद एक जो आपने इंपॉर्टेंट रिएक्शन करना है वो करनी है जी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। ये आपने नहीं पढ़ी होगी, फेडरल वालों ने खास तौर पे नहीं पढ़ी होगी, केपी के सिंध बलूचिस्तान वालों पे नहीं, पंजाब जो ओल्ड पंजाब वाले हैं उन्होंने ये रिएक्शन शायद पढ़ा हो। तो सुनो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन एमसीक्यूज में पूछी जाएगी। पहले वो पूछेगा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन अगर करवानी हो तो कैटलिस्ट कौन होता है, आपने कहना है जी कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है प्लाडियम क्लोराइड, ये कैटलिस्ट है। सी का मतलब कैटलिस्ट खुद समझ जाना। फिर वो कहेगा इस कैटलिस्ट का प्रमोटर कौन होता है, तो आपने कहना है क्यूप्रिक क्लोराइड इस कैटलिस्ट का प्रमोटर, पी का मतलब समझ जाना प्रमोटर। प्रमोटर वो होता है जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ाए, तो ये इसका प्रमोटर होता है। अब सुनो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए लेते हैं इथीन गैस और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एयर के जरिए। पहले समझ लो
जो बात समझा रहा हूँ उसके बाद मैं बैलेंस भी करूंगा। ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर भी होते हैं और पाई का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फैला भी होता है, पाई के इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पाई के इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इस पाई के इलेक्ट्रॉन को करते हैं रिपेल। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पाई के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से पाई का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिपेल होकर इस नेबरिंग कार्बन पे आ जाता है। ये पाई बॉन्ड एक सेंस में टूट जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस कार्बन पे आता है। फिर होती है शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, एक इधर से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर इस कार्बन के पास आता है। अब इस कार्बन के, ये जिसमें मैं स्टार डाल रहा हूँ, इस स्टार वाली कार्बन के कितने बॉन्ड टूटे हैं? दो। स्टार वाली कार्बन का एक पाई बॉन्ड टूटा है और हाइड्रोजन भी शिफ्ट होकर साथ वाली कार्बन पे गया है। तो इस स्टार वाली के दो बॉन्ड टूटे हैं, वो दो बॉन्ड ऊपर आके कौन ऑक्यूपाई कर लेती है? ऑक्सीजन। तो ये CH3, तो जब हाइड्रोजन इसके पास आएगा CH2, ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कार्बन पे ऊपर ऑक्सीजन आके डबल बॉन्ड बना लेगा और इसके पास पहले तो दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन जब ट्रांसफर होगा सिर्फ एक ही बचा रह जाएगा। ये लें जी, एसिटल्डिहाइड बन गया। अब ख्याल रहे कि एयर में तो ऑक्सीजन होती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, अगर इधर आपने टू ऑक्सीजन लिखे तो इधर इथीन भी टू होंगे और एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल भी टू बनेंगे। ये लें जी, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होगी। कैटलिस्ट MCQs में पूछे जाएंगे, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में वो कहेगा रिएक्टेंट कौन होते हैं? इथीन के जरिए एसिटल्डिहाइड बन रहा होता है। फिर जो आपने करनी है ना प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, वो करनी है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ salt of saturated carboxylic acids, saturated carboxylic acid। तो डी कार्बोक्सिलेशन, डी का मतलब रिमूव, कार्बोक्साइल का मतलब कार्बोक्साइल रिमूव करवाओ। तीन तरीके होते हैं डी कार्बोक्साइल के, कल वो मैंने बता ही दिए थे। एक तरीका होता है कोल्ब्स मेथड, दूसरा होता है सोडा लाइम, तीसरा होता है ड्राई डिस्टिलेशन। हमने इधर पढ़ना है ड्राई डिस्टिलेशन, हमने इधर पढ़ना है ड्राई डिस्टिलेशन। और अब गौर से बात सुनना और MCQ समझना कैसे आएंगे। वो कहेगा जी हमारे पास ये रहा फॉर्मिक एसिड, ये रहा फॉर्मिक एसिड। दूसरा, मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को कि किसी भी एसिड का डोनेटेबल प्रोटॉन हटाओ, डोनेटेबल प्रोटॉन हटा के मेटल जोड़ दो तो एसिड का सॉल्ट बनता है। पता नहीं कितनी दफा ये मैंने बात बताई है। फॉर्मिक एसिड का इधर हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन, वो मैंने हाइड्रोजन प्रोटॉन हटाए हैं फॉर्मिक एसिड के, हटा के ग्रुप 2 की मेटल जोड़ दिए, ये बना है जी कैल्शियम फॉर्मेट। इसकी आप करवाओ ड्राई डिस्टिलेशन और जरा सी हीट दो, तो होता ये है कि फॉर्माइल ग्रुप जो होता है हाइड्रोजन से जुड़ता है, इधर बनाता है फॉर्मेल्डिहाइड। डी कार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बोक्साइल ग्रुप निकलता है, ये कार्बोक्साइल ग्रुप, ये कार्बोक्साइल नेबरिंग ऑक्सीजन से जुड़ता है और बनाता है कार्बोनेट। कार्बोक्साइल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ के कार्बोनेट, और वो कार्बोनेट इस कैल्शियम से जुड़ के बनाती है जी सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो डी कार्बोक्सिलेशन में कार्बोनेट बन रहे होते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है? इधर कार्बोनेट बना। तो ये डी कार्बोक्सिलेशन में कार्बोक्साइल ग्रुप नेबरिंग आइटम ऑक्सीजन से जुड़ के कार्बोनेट बनाएगा, कार्बोनेट कैल्शियम से जुड़ के कैल्शियम कार्बोनेट। ये वो बनाए, वो पूछेगा जी फॉर्मेल्डिहाइड बनाना हो तो किस एसिड का सॉल्ट लेते हैं? आप कहेगा फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लेते हैं। फिर वो कहेगा अगर एसिटिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लेते हैं, ये आ गया पहला एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल, ये आ गया दूसरा एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल, एसिड के हाइड्रोजन हटा के मेटल जोड़ दिए, बन गया कैल्शियम एसिटेट। तो आप कहना कैल्शियम एसिटेट की अगर ड्राई डिस्टिलेशन करवाएं तो फिर ये जो एसिटाइल ग्रुप होता है ये जुड़ता है मिथाइल के साथ, इधर बना हुआ मिल रहा होता है एसीटोन, और ये जो कार्बोक्साइल ग्रुप होता है, कार्बोक्साइल नेबरिंग ऑक्सीजन से जुड़ के कार्बोनेट बनाता है और वो कैल्शियम से जुड़ के बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इट मीन एसिटिक एसिड का सॉल्ट लो एसीटोन बनेगा, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट लो फॉर्मिक एसिड बनेगा। फिर वो MCQ की एक स्टेटमेंट लिखेगा, वो कहेगा मिक्सचर ऑफ सॉल्ट लिया गया है, वो कहेगा MCQ की स्टेटमेंट में मिक्सचर ऑफ सॉल्ट लिया गया है, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसिटेट का मिक्सचर लिया है। तो वो तो कहेगा जी अब बताओ क्या बनेगा, तो आप कहना जी एसिटाइल ग्रुप जो होगा, इधर का वीक बॉन्ड ये तोड़ेगा हाइड्रोजन वाला, कार्बन हाइड्रोजन वीक होगा, कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रांग होता है, पोलैरिटी ज़्यादा होती है। तो एसिटाइल ग्रुप वीक हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा और बनाएगा एसिटल्डिहाइड।
ये नीचे वाला भी एसिटाइल ग्रुप जो होगा इसका हाइड्रोजन निकालेगा और बनाएगा दूसरा मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड। इधर से डी कार्बोक्सिलेशन होगी, ये कार्बोक्साइल ग्रुप निकलेगा। ये कार्बोक्साइल ग्रुप इस ऑक्सीजन से जुड़ के कार्बोनेट बनाएगा। नीचे वाले भाई कार्बोक्साइल ग्रुप ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन से जुड़ के कार्बोनेट, टोटल 2 कार्बोनेट बनेंगे, वो इन 2 कैल्शियम से जुड़ेंगे। 2 कैल्शियम आपको दिखाई दे रही हैं, टिक लगा हुआ है। तो इधर 2 मोल बनेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के। तो ऊपर जब एक एक फार्मूला यूनिट लेते थे आयोनिक कंपाउंड कैल्शियम फॉर्मेट कैल्शियम एसिटेट का, तो एक एक बनता था, लेकिन इधर 2 फार्मूला यूनिट लिए आयोनिक कंपाउंड्स के। ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं, क्यों सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड होते हैं, याद रखना सॉल्ट आयोनिक होते हैं। तो ये 2 फार्मूला यूनिट लोगे तो 2 फॉर्मेल्डिहाइड बनेंगे और 2 कैल्शियम कार्बोनेट। और बस ये जितनी बातें बताई हैं यही इसमें एमसीक्यूज में होती हैं, इससे आगे पीछे और कोई एमसीक्यूज नहीं होता। बाकी अब मुझे कल क्या मैं 2 चैप्टर्स में ये बातें पढ़ा चुका हूँ, तो मैं अब दोबारा नहीं, बस मैं सीधी सीधी बात लिखने लगा हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओ तो अल्डिहाइड बना सकते हो, लेकिन अल्डिहाइड पे रिएक्शन रुकवाना पड़ेगा। अगर आपने रिएक्शन ना रुकाए तो अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन रुकवाने के लिए ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं, अल्डिहाइड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट करवाना पड़ता है। आपने ऑक्सीडेशन ना रुकवाई तो अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 दिन से ये बातें समझा रहा हूँ मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी समझाई है, उससे पहले अल्कोहल में भी। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएं तो वो बनाएंगे कीटोन। इधर भी अगर आप कीटोन को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट करवाओगे, फॉरन डिस्टिलेशन स्टार्ट करनी है, वरना कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एल्डिहाइड कीटोन नहीं बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे मिलेंगे। अब कैसे करते हैं वो मैंने समझा दिए 2 चैप्टर में, तो अब दोबारा ज़रूरत नहीं है शुरू करने की। अच्छा जी, हाँ, रिएक्टिविटी, अल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्टिविटी के ट्रेंड्स, ऑर्डर्स, कॉन्सेप्ट्स, कौन अल्डिहाइड कीटोन में ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है, सुने जी। बात अब गौर से सुनना और समझना। अल्डिहाइड और कीटोन में ना कॉमन चीज होती है कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन पे पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव। इस पॉजिटिव वाली कार्बन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। वो पूरी लाइन यू लिख रहा होगा जी, अल्डिहाइड और कीटोन का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है, तो ये कार्बन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अच्छा, इस कार्बन पे अटैक करते हैं जी न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन पे अटैक करते हैं ना तो साथ पाई बॉन्ड होता है, वो पाई बॉन्ड टूट जाता है, न्यूक्लियोफाइल आके अंदर ऐड हो जाते हैं और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाती है। तो याद रखना अल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ख्याल करना कि सर ने ये एमसीक्यूज हैंडल इस तरीके से करने पड़ेंगे, किस फैमिली के कौन से रिएक्शन पढ़ा है। बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, एलिमिनेशन नहीं होता कभी बेंजीन का। जब पीछे जो मैंने लेक्चर्स पढ़ाए हैं उन लेक्चर्स को जब पढ़ रहे हो ना, गौर से देखना कि सर ने कौन कौन से रिएक्शन किस फैमिली के पढ़ा है और किस फैमिली के कौन से रिएक्शन क्यों नहीं पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो क्यों नहीं पढ़ा है, और अगर क्यों नहीं पढ़ा है तो क्यों वो रिएक्शन नहीं होते। तो ये बातें जरूर सोचना, कई एमसीक्यूज इन बातों के जरिए सॉल्व होंगे। और इधर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, क्यों होती है जी, न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करता है, पाई बॉन्ड तोड़ देता है और अंदर जाके ऐड हो जाता है। पाई बॉन्ड हो, वैसे भी एडिशन रिएक्शन तो होते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। अब रिएक्टिविटी अगर समझनी है ना, तो आपको इस पॉजिटिव कार्बन पे ये जो पॉजिटिव कार्बन है ना, सॉरी, कार्बन पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको समझना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो ज्यादा तो रिएक्टिविटी होती है ज्यादा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो जाए कम तो रिएक्टिविटी हो जाती है कम। हमने समझना है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कब होगा, अगर ज्यादा हुआ तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ज्यादा करेगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। कार्बन पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कम करेगा, रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो सुनो फिर, अगर बात शुरू करें जी हम अल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड लिया, एसिटल्डिहाइड लिया, प्रोपाइनोल्डिहाइड जिसे प्रोपानल भी बोलते हैं, आयुपैक कॉमन नेम दोनों पता होने चाहिए, वो लिया। तो सुनो फिर, इधर है एक बड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स, बड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपना नेगेटिव चार्ज इस कार्बन को डोनेट करेगा,
जब वो नेगेटिव इस कार्बन को देगा तो इस कार्बन का पॉजिटिव तो न्यूट्रलाइज होने लग जाएगा और इसका पॉजिटिव तो हो जाएगा काफी कम। दो दफा कम वाला एरो डालता हूं मतलब काफी कम हो गया। लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है छोटा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है छोटा तो वो अपना नेगेटिव चार्ज कम डोनेट करेगा और इसका पॉजिटिव उतना नहीं कम करवा पाएगा जितना इस नीचे वाली का पॉजिटिव कम हुआ था। इधर पॉजिटिव कम जरूर होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितने नीचे वाले के केस में, और इधर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं तो इधर तो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। तो फिर सोच के देखो न्यूक्लियोफाइल को क्या महसूस होगा, वो कहाँ पे ज्यादा अटैक करे। न्यूक्लियोफाइल कहेगा जी मैं फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करने के लिए जा रहा हूँ तेजी से क्योंकि वहां पे मुझे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिख रहा है और मुझ पे नेगेटिव चार्ज है। जाहिर है न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल्स याद रखना पहले भी बताया था तमाम न्यूक्लियोफाइल्स पे इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर तो होता है, ठीक है, लेकिन कुछ न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो बेसिक लोन पेयर हो लाइक वाटर, लाइक अमोनिया न्यूक्लियोफाइल, या नेगेटिव चार्ज हो बेसिक ओ एच वाला नेगेटिव हो, फ्लोरो नेगेटिव हो, क्लोरो, तो बड़ी तेजी से अटैक करने जाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड पे, उन्हें पॉजिटिव चार्ज वहां पे ज्यादा दिखेगा। और कम तेजी से कहाँ पे अटैक करेंगे प्रोपाइनोल्डिहाइड पे क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो इसका मतलब फिर ये है, इसका मतलब ये है कि अगर साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप अगर हो बड़ा, अल्काइल ग्रुप का साइज हो ज्यादा, तो फिर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, ये जो कार्बोनाइल की कार्बन है इसकी बात कर रहा हूं, उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है कम और अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी उस पर हो जाती है कम और उसकी रिएक्टिविटी भी हो जाती है कम, रिएक्टिविटी भी उसकी हो जाती है कम। तो बस याद रखना जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप का साइज, वो अल्काइल ग्रुप अपना नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा डोनेट करेगा कार्बन को, कार्बन पे पॉजिटिव कर देगा कम, कार्बन पे पॉजिटिव कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक भी उस पर करेगा कम और रिएक्टिविटी भी हो जाएगी कम, डाउनवर्ड एरो का मतलब कम कम कम। तो फिर बनाओ रिलेशन, मैं आपको पहले भी ये समझाता था, अगर इधर अपवर्ड एरो है और इधर डाउनवर्ड है तो इसका मतलब है इस अपवर्ड का डाउनवर्ड से इन्वर्सली का रिलेशन, इस अपवर्ड का इस वाले डाउनवर्ड से भी इन्वर्सली का रिलेशन, इस अपवर्ड का ये जो लास्ट में जो डाउनवर्ड है उस डाउनवर्ड से भी इन्वर्सली का रिलेशन। तो कहीं पे अपवर्ड एरो और कहीं पे डाउनवर्ड हो तो समझ जाना इन्वर्सली के रिलेशन होते हैं। अब आ जाए कीटोन में, और कीटोन में तो दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी अपना नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव कार्बन को डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी अपना पॉजिटिव चार्ज इसको डोनेट करेगा, और सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अपना नेगेटिव चार्ज, ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करेंगे इस पॉजिटिव कार्बन को और इस पॉजिटिव कार्बन का तो पॉजिटिव बहुत ही कम कर डालेंगे। इन दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने इसका पॉजिटिव बहुत न्यूट्रलाइज कर डाला, कम कर डाला। तो इसका मतलब है कीटोन में तो पॉजिटिव अल्डिहाइड के कंपैरिजन में और भी कम हो जाता है। तो कीटोन्स जो होते हैं फिर वो अल्डिहाइड से कम रिएक्टिव होते हैं। तो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये बनता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, पहले मैं जनरल ऑर्डर जरा लिखता हूँ, एक पहले मैं जनरल ऑर्डर लिखता हूँ कि अल्डिहाइड जो होते हैं वो कंपेरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, कीटोन कम रिएक्टिव हो चुके होते हैं क्योंकि कीटोन की कार्बन का पॉजिटिव कम हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है। एक और भी मैं ऑर्डर लिखता हूँ, एलिफेटिक अल्डिहाइड जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एरोमेटिक अल्डिहाइड से, एरोमेटिक अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एलिफेटिक कीटोन से, और एलिफेटिक कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एरोमेटिक कीटोन से। तो पहले तो जनरल याद रखना जितने भी दुनिया के एल्डिहाइड्स हैं वो सारे कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, या फिर कीटोन कम रिएक्टिव हैं एल्डिहाइड ज्यादा। अल्डिहाइड में भी एलिफेटिक अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एरोमेटिक, एरोमेटिक वाले स्टेबल होते हैं एरोमेटिक एरोमेटिक करेक्टर और रेजोनेंस की वजह से। एरोमेटिक वाले अगर स्टेबल होंगे तो एरोमेटिक अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कम होगी और एलिफेटिक अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा। और कीटोन में भी जो एलिफेटिक और एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक कीटोन्स कम रिएक्टिव होते हैं और एलिफेटिक कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, वो एरोमेटिक करेक्टर पढ़ाया हुआ है ना, स्टेबिलिटी पढ़ाई थी ना बेंजीन में। अच्छा,
अब वो पूछेगा एमसीक्यूज, वो आपसे एमसीक्यूज पूछेगा जी, बताएं विच ऑफ फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव फॉर अटैकिंग ऑफ या फॉर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक करने के लिए, सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? वो लिख देगा जी प्रोपनल, प्रोपनल टू, नहीं टू नहीं, थ्री पेंटानॉन, थ्री पेंटानॉन, फिर वो लिख देगा जी हम्म टू ब्यूटानॉन, फिर लिख देगा जी वो हम्म एथनल, और वो कहेगा जी दसो लीस्ट रिएक्टिव कौन है। तो सोचो लीस्ट रिएक्टिव कौन है, कौन होना चाहिए? सो रहे हो? ज़हीन लोगो, ये दोनों तो अल्डिहाइड्स हो गए, एथनल और प्रोपनल। और अल्डिहाइड्स तो होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव, मैंने तो पूछा लेस रिएक्टिव। अल्डिहाइड तो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अल्डिहाइड्स को तो निकालो ना ज़रा। अब मैंने कहा था कीटोन कम रिएक्टिव होते हैं। अब सोचना इन दोनों कीटोन में से कौन कीटोन कम रिएक्टिव होगा। थ्री पेंटानॉन कम रिएक्टिव होगा, थ्री पेंटानॉन कम रिएक्टिव होगा क्योंकि उसके दोनों साइड पे दो बल्कि अल्काइल ग्रुप्स होंगे। एक इधर बल्कि अल्काइल ग्रुप होगा जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एक इधर बल्कि अल्काइल ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये अल्काइल ग्रुप अपना नेगेटिव चार्जेस कार्बन को डोनेट करेगा, ये अल्काइल ग्रुप अपना नेगेटिव चार्जेस कार्बन को, और कार्बन का पॉजिटिव तो बहुत ही कम हो जाएगा, कार्बन का पॉजिटिव तो बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव वाली कार्बन बहुत कम रिएक्टिव हो जाएगी, लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगी, डेल्टा बनेगा। टू ब्यूटानॉन में, टू ब्यूटानॉन में इधर एक बड़ा अल्काइल ग्रुप है लेकिन इधर छोटा है, तो इफेक्ट तो कम होगा ना। अगर एक तरफ छोटा अल्काइल ग्रुप है तो इधर तो ज़्यादा इफेक्ट होना चाहिए क्योंकि दो बड़े इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इधर एक बड़ा है लेकिन एक तो छोटा हो गया ना, तो इफेक्ट कम होगा। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा जी, ये सॉरी ज़्यादा नहीं, ये लीस्ट रिएक्टिव होगा थ्री पेंटानॉन। और उसकी सिंपल रीज़न है कि उसमें दो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं जो अपना नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव कार्बन को देके पॉजिटिव कार्बन का पॉजिटिव कम कर देंगे, तो न्यूक्लियोफाइल फिर ज़्यादा अटैक नहीं कर रहा होगा। तो ये लें जी, आपको रिएक्टिविटी भी मैंने बता दी अल्डिहाइड और कीटोन्स की। कल बस हम अल्डिहाइड और कीटोन्स के पढ़ेंगे रिएक्शन, और अल्डिहाइड कीटोन ख़त्म, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कल हमारी हो जाएगी ख़त्म। ठीक है जी।